नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है। उसमें आगे इस तारतम्य में और भी क्लास जुड़ रही है। काफी अच्छी सीरीज जा रही है, आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। ये पूरी सीरीज आप ही लोग के लिए है दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी पुख्ता हो, आपकी तैयारी में संपूर्णता आए और आपके पढ़ाई में, आपके ज्ञान में गहराई आए। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे पंचायत की बैठक और स्थायी समिति से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन मनरेगा से है, कुछ क्वेश्चन योजना से है। अगले वाली सीरीज में हम दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन इसमें समाहित करने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई और आबकारी आरक्षक के कोर्स तो चल ही रहे हैं। साथ ही अभी जो प्रयोगशाला परिचारक उच्च शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसके संबंध में भी कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की भी क्लास हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अगर आपको इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी हो वीडियो से संबंधित, वो आप कमेंट कर सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बताना चाहूंगा कि पॉलिटी की क्लास भी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, और एडीओ के टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू मैंने कराए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और भी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब में है बहुत सी, आप उसको देख सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। कल कुछ क्वेश्चन का कुछ स्टूडेंट की दुविधा थी, क्वेरी थी, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। चर्चाओं से क्या होता है, समाधान निकलता है। तो चर्चा बहुत जरूरी है, बाता चीता करना चाहिए। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया कि सामग्री में व्यय अनुपात, सामग्री में व्यय अनुपात मनरेगा में, अगर मनरेगा के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, मनरेगा में काम करने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे पानी पीने के लिए बाल्टी खरीदे, ठीक है, गड्ढा खोदने के लिए कुदाल खरीदे, मिट्टी के लिए रापा खरीदे, तो सामग्री व्यय अनुपात है 75:25। ठीक है, अब इसमें हमारे एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गई, बोली वो 60-40 है। 60-40 है मजदूरी और सामग्री का अनुपात, कि टोटल पैसा में 60% पैसे का मजदूरी दिया जाएगा, 40% का सामान खरीदा जाएगा, वो अलग है। सामग्री क्रय अनुपात उसमें है 75-25। प्रशासनिक व्यय अनुपात कितना है, 6 और 94। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज गणेश जी का वार है, गणेश भगवान का नाम लेके, अपने अपने इष्ट देव का नाम लेके क्लास चालू करते हैं, है ना, ड्रिल चालू करते हैं। निम्न में से क्या सही है, सही पूछ रहा है मतलब राइट पूछ रहा है। विशेष बैठक के संदर्भ में यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करे तो सरपंच विशेष बैठक बुलाएगा। बिल्कुल, देखिए, सामान्यतः ग्राम पंचायत की बैठक, सभा नहीं, ग्राम पंचायत की बैठक माह में एक बार होगी, बैठक बुलाएगा सरपंच। अगर पुरानी बैठक हुई है और 25 दिन बीत गया है और सरपंच बैठक नहीं बुला रहा है तो सचिव खुद बैठक बुला लेगा, पहला कंडीशन। अगर मान लो ग्राम पंचायत के सदस्यों को लगता है कि कोई विशेष अवसर है, कुछ आपदा है या कुछ भी है, वो अगर 50% सदस्य लिख के दे सरपंच को कि विशेष बैठक बुलाओ, तो विशेष बैठक सरपंच 7 दिन के अंदर बुलाएगा। ठीक है, अगर सरपंच विशेष बैठक नहीं बुला रहा है तो सदस्य खुद बैठक बुला लेंगे और उस बैठक की अधिसूचना सचिव जारी करेगा। समझ में आई पूरी कहानी। अगर
कुछ विपत्ति आन पड़ी या कुछ स्पेशल काम है तो 50% सदस्य लिख के लेटर देंगे सरपंच को कि ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाओ। सरपंच 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। ठीक है, सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, गलत। यदि सरपंच विशेष बैठक ना बुलाए तो सदस्य स्वयं बैठक बुला लेंगे। अगर सरपंच को बोल रहे हैं और सरपंच 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर बैठक नहीं बुला रहा है तो वो सदस्य लोग खुद बैठक बुला लेंगे। और ऐसी बैठक की अधिसूचना कौन जारी करेगा? ऐसी बैठक की सूचना जारी करेगा सचिव। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में सुन लीजिए, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ग्राम पंचायत की हर माह एक बैठक होनी आवश्यक है जिसको सरपंच बुलाएगा। और सरपंच किसी माह बैठक नहीं बुला रहा है। कब? पुरानी बैठक हुए 25 दिन हो गया है और बैठक नहीं बुला रहा है तो सचिव बैठक बुला लेगा, क्योंकि एक माह में एक बैठक जरूरी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ विपत्ति आ गई या कुछ काम आ गया जिसके कारण विशेष बैठक बुलानी है, तो ग्राम पंचायत गठित करने वाले 50% सदस्य, आधे सदस्य अगर लिखकर लेटर देंगे सरपंच को कि बैठक बुलाओ, तो सरपंच 7 दिन के अंदर वो बैठक को बुलाएगा। और सरपंच अगर बैठक नहीं बुलाएगा तो सदस्य लोग स्वयं बैठक बुला लेंगे और उस बैठक के लिए सूचना, अधिसूचना कौन जारी करेगा? सचिव। वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये पूरे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, 1 बाय 1 इसको करोगे तभी ये बनेगा। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही पूछ रहा है, सही क्या है? चलो, कोरम पूछ रहा है, पूरा कोरम है। कोरम मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी, वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। रिवाइज कर लेते हैं। ग्राम सभा, ग्राम सभा में गणपूर्ति, ग्राम सभा में गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य का 1/10 जिसमें 1/3 महिला होगी। ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य का 1/3 जिसमें 1/3 महिला होगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की गढ़ पूर्ति है 1/2 मतलब 50%। जिला और जनपद पंचायत की गढ़ पूर्ति है कितनी? 1/3। ये आपको याद रखना है। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/3 नहीं, 1/2 चाहिए। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/3, हाँ 1/3 चाहिए। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/3, हाँ 1/3 चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, 50% मतलब 1/2, हाँ 1/2 चाहिए। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 50% नहीं, 1/3 चाहिए। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 50% नहीं, 1/3 चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/2 है, गलत, ये भी हो गया है ना। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 2/3, गलत। जिला पंचायत में भी गलत, ये भी गलत, 2/3, 2/3, 2, 3, 4 सही है। देखो, इतना सारा स्टेटमेंट है कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राम सभा गांव के पूरी जनता, उसका बैठक है सामान्य क्षेत्र में 1/10 जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में 1/2, ठीक है। जनपद और जिला में 1/3 गणपूर्ति है। उसी के अनुसार क्वेश्चन बन गया। दिख रहा है हाथी जैसे, लेकिन है क्या? सरल। ठीक है, चलो, तो इसका ऑप्शन होगा 2, 3, 4। देख लेते हैं 2, 3, 4 कहां है। देखो दोस्तों, ऑप्शन डी, इसी लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन सरल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, लेकिन हमको तैयारी अपनी पुख्ता रखनी चाहिए। ठीक है, कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने स्ट्राइक किया तो हम क्या कम सामान लेके गए? वहां मारने नहीं, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा ही लेंगे। क्या पता भाई क्या जरूरत हो। तो भैया, हथियार यूज हो ना हो, तर्कस में टू मेनी टाइप्स ऑफ तीर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, यूज हो ना हो, हथियार को साफ करके रखिए, अपने पास रखिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। इसीलिए आए ना आए एग्जाम में पढ़ना जरूरी है। चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 93 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन तिथि से कितने दिनों के बीच आयोजित की जानी चाहिए? है ना, पहली बैठक। ठीक है, अब इसमें 3-4 चीज दिया हुआ है। प्रकाशन तिथि मतलब नाम प्रकाशन तिथि। क्या? नाम प्रकाशन तिथि। किनका नाम प्रकाशित करेंगे? सदस्यों का। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का।
वैसे ही अपन कहां पे, ग्राम पंचायत में किसका, पंचों का, उप सरपंच का और सरपंच का नाम प्रकाशन करेंगे कि इन लोग पदाधिकारी हैं। और जिस दिन नाम प्रकाशन करेंगे उसके 30 दिन के भीतर, कहां, 30 दिन के भीतर क्या होगी, पहली बैठक, पहली बैठक। और इसी बैठक को क्या बोलते हैं, प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन। ठीक है, फिर से बता दूं, अगर प्रथम सम्मेलन रहेगा तो उसी को ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन नहीं है तब पहली बैठक को लगाना है। ठीक है, पहली बैठक दो टाइप से होती है, एक नाम प्रकाशन के बाद और एक चुनाव होने के लिए, अप्रत्यक्ष चुनाव होने के लिए। तो नाम प्रकाशन के बाद बोल रहा है तो ये प्रथम सम्मेलन है। तो प्रथम सम्मेलन कितना, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होनी चाहिए। और इसी प्रथम सम्मेलन से क्या होगा दोस्तों, पंचायतों के कार्यकाल की गणना होगी। क्या होगी, पंचायतों के कार्यकाल की गणना होगी। ठीक है, चलिए मैं धारा, बोलते हो आप लोग तो धारा आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और अभी धारा में ज्यादा ही देखिए, आपको पता है धारा 21 क्या है, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, धारा 28 जनपद में अविश्वास प्रस्ताव, धारा 35 जिला में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसी से एक धारा कम कर दो, धारा 20। ठीक है, धारा 20 क्या, ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन, धारा 20 ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन। और क्या, ग्राम पंचायत की पदावधि कब, प्रथम सम्मेलन से 5 साल। एक कम कर दो, धारा 27 जनपद में प्रथम सम्मेलन। ठीक है, जनपद में प्रथम सम्मेलन और पदावधि कब, प्रथम सम्मेलन से 5 साल। एक कम कर दो, धारा 34 जिला में प्रथम सम्मेलन और पदावधि का 5 साल तक। देखो अब आपका सभी का प्रथम सम्मेलन भी याद हो गया, सभी का अविश्वास प्रस्ताव भी याद हो गया। ऐसे ही पॉइंट बना के एक के पीछे एक के आगे याद करके आपको याद करना है। ठीक है, चलिए तो आपको पता है गणना कब से चालू होती है, पहले सम्मेलन से 5 साल की अवधि के लिए। यह प्रावधान किसमें किया गया है, ग्राम पंचायत के लिए धारा 20, जनपद के लिए धारा 27 और जिला के लिए धारा 34, है ना। और वैसे ही आपका धारा 21 क्या है, 21 है ग्राम पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव, 28 क्या है जनपद का अविश्वास प्रस्ताव, 35 क्या है जिला का अविश्वास प्रस्ताव। हो गया, दो पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, है ना, 30 दिन के भीतर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कथन सही है को पूछ रहा है, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। हाँ भाई, ग्राम पंचायत की बैठक, जनपद पंचायत की बैठक, जिला पंचायत की बैठक हर माह में एक बार होगी। बुलाएगा कौन, पंचायत प्रमुख। पंचायत प्रमुख अगर पुरानी बैठक के 25 दिन बीत जाने के बाद भी बैठक नहीं बुला रहा है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो पंचायत का है, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव, जनपद और जिला में सीईओ, बैठक बुला देगा। ठीक है, अगर मान लो सदस्य लोग बोलते हैं कि बैठक बुलाना है तो 50% सदस्यों को क्या करना होगा, लिखित आवेदन देना होगा पंचायत प्रमुख को। पंचायत प्रमुख 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। अगर 7 दिन के अंदर पंचायत प्रमुख बैठक नहीं बुला रहा है बोलने के बाद भी, तो सदस्य खुद बैठक बुला लेंगे और इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, पंचायत का शासकीय अधिकारी, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव, जनपद और जिला में सीईओ। एक ही बार में कहानी क्लियर। सरपंच माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा, बिल्कुल सही, सरपंच माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा, है ना। जनपद अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार बैठक बुलाएगा, नहीं माह में 1 बार है। जिला अध्यक्ष माह में 2 बार नहीं, माह में 1 बार कम से कम। बैठक कम से कम माह में 1 बार बुलाना है, अगर जरूरत पड़ा तो आप और बैठक बुला दीजिए, लेकिन मिनिमम तो 1 बुलाना पड़ेगा। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी कर देगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर पुरानी बैठक हुई है उसके 25 दिन तक सरपंच बैठक नहीं बुला रहा है तो सचिव बैठक बुला लेगा। कितने दिन तक, 25 दिन में, पिछली बैठक से 25 दिन में, कितनी, पिछली बैठक से 25 दिन के भीतर अगर सरपंच नई बैठक का अधिसूचना नहीं जारी करवा रहा है तो सचिव खुद
क्या करेगा, 26वें दिन बैठक की अधिसूचना जारी कर देगा, है ना, सचिव बुला लेगा। यदि जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी कर देगा। बिल्कुल सही, सीईओ जारी कर देगा। ऑप्शन क्या है दोस्तों, 1, 4, 5, है ना, क्योंकि हर माह एक बैठक होनी जरूरी है। अगर सरपंच नहीं बुला रहा है और जनपद अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नहीं बुला रहे हैं तो पुरानी जो बैठक हुई है उससे 25 दिन बीतने के बाद उसके अधिकारी लोग बैठक बुला देंगे। ग्राम पंचायत में सचिव, जनपद और जिला में सीईओ। ठीक है, चलिए, क्योंकि हर माह एक बैठक होना जरूरी है। और ऐसे ही 3 बार बैठक नहीं बुलाते हैं, पंचायत प्रमुख लोग नाटक कर रहे हैं, बैठक नहीं बुला रहे हैं, तो उसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या निलंबित किया जाएगा, धारा 39 के तहत। जांच के बाद धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहानी खत्म। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं, है ना। जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है, सही है बोल रहा है। निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। हाँ भाई, ठीक है, नाम का प्रकाशन होगा। ठीक, नाम प्रकाशन होगा। उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाएगी, जिसको बोलेंगे प्रथम सम्मेलन, और इसी से कार्यकाल की गणना चालू होगी, है ना। जनपद पंचायत में पहला सम्मेलन कौन सी धारा, धारा 28, धारा 27। ठीक है, कौन सी धारा, धारा 27, है ना। चलिए, उक्त प्रकाशन के 15 दिन नहीं भैया, 30 दिन, इतना भी अत्याचारी नहीं है, 30 दिन में बुलाना है। उक्त प्रकाशन तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाएगी। नहीं भैया, प्रकाशन तिथि से 5 वर्ष की गणना नहीं होती है, पहले सम्मेलन से 5 वर्ष की गणना होती है। यहां पे होगा प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष की गणना। देखो दोस्तों, अभी बोलोगे सरल क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हाल में ऑटोमेटिक ये कठिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हो तो फिर दिमाग इधर उधर भागने लगता है। ठीक है, तो भैया आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो लोग निर्वाचित हुए उनका नाम प्रकाशन किया जाएगा। वो प्रकाशन के 30 दिन के भीतर पहला सम्मेलन बुलाया जाएगा। उसी सम्मेलन से क्या है, कार्यकाल की गणना चालू होगी। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या होगा, 1, 2, 5, ऑप्शन 1, 2, 5, ऑप्शन सी। ठीक है, काफी बढ़िया जा रहा है दोस्तों। कैसा लग रहा है ये सीरीज, कैसी है ये क्लास, आपके लिए कितनी यूजफुल है, जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों की प्रतिपुष्टि हमको बल देती है कि हम और कुछ अच्छा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? क्वेश्चन घुमा दिया है, लेकिन हमको घूमना नहीं है। तो सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बताइए। जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे दे, जब सरपंच पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाए। ठीक है, अगर सरपंच त्याग पत्र दे रहा है तो मतलब सरपंच पहले था, उसका चुनाव हुआ था, पर अब नहीं है ना, तब स्थानापन्न चुनेंगे। सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया गया है, कौन सी धारा में प्रत्यावर्तन है मित्रों, दोस्तों 21 का में, केवल ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, तो भैया प्रत्यावर्तित कर दिया मतलब पहले सरपंच था, अभी गया है ना। उसके बाद जब सरपंच पदच्युत कर दिया गया, पद से कब हटाएंगे, हटाना धारा 40। ठीक है, तो हटा दिए, मतलब सरपंच था तभी हटाएं। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जब सरपंच था ही नहीं, स्थायी सरपंच चुने हैं, अप्रत्यक्ष सरपंच चुने हैं, कब, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, है ना। मान लो पंचों का चुनाव हो गया, किसी कारणवश सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया, तो वो पंच लोग, ठीक है, अपने में से किसी एक को क्या चुनेंगे, अस्थायी सरपंच। ठीक है, अप्रत्यक्ष सरपंच चुनेंगे। और अगर सरपंच था और किसी कारण से पद छोड़ दिया तो वो पंच लोग अपने में से ही एक को सरपंच चुनेंगे और उसको बोलेंगे स्थानापन्न सरपंच। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है, सही बोल रहा है। सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा। हाँ भाई, सरपंच को प्रत्येक माह एक बैठक बुलाना जरूरी है। सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन नहीं, 1 माह में एक तो बुलाना है। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, आधे से अधिक पंच लोग, सदस्य लोग लेटर बना के सरपंच को देंगे, सरपंच 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन नहीं बुलाएगा। अगर सरपंच विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला लेंगे। ठीक है, सदस्य क्या करेंगे, स्वयं सम्मेलन बुला लेंगे। और ऐसे सम्मेलन की अधिसूचना कौन जारी करेगा, सचिव जारी करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ACE। ACE कहां पे है, ऑप्शन डी, ACE। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन के लिए, पैटर्न को समझने के लिए लाया गया है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ा के भी पूरी क्लास को, टॉपिक को रिवाइज करा सकता हूं, लेकिन उससे क्या हमारी गलतियां पकड़ाएगी, नहीं पकड़ाएगी। ठीक है, समय है तो जितना नेट प्रैक्टिस करना है कर लो।
ठीक है, वहां पे जो भी मौका आएगा, जैसा भी कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन बनेगा, अपन लड़ने के तैयार हैं। चलिए ऑप्शन डी। चलो ये हो गया पंचायती राज का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए पशु को चारा दूध निकालने से कितने घंटे पूर्व खिलाना चाहिए? पशुओं को कितने घंटे पूर्व चारा खिलाना चाहिए दूध निकालने के? तो वो स्वच्छ दूध और ज्यादा दूध देगी। तो मैं बता दूं कि दूध निकालने, दूहने से कम 1.5 से 2 घंटे चारा पहले खिलाना चाहिए, ताकि वो जुगाली करके चारा पचा ले और एकदम फ्री हो जाए। हमारे यहाँ क्या करते, पहले दूहते हैं फिर चारा खिलाते हैं, इसलिए दूध उतना उत्पादन नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास योजना के संबंध में सत्य कथन की। आपको पता है पंचायती राज में जो निर्वाचित प्रत्याशी है तीनों स्तर पर, ग्राम पंचायत पर कौन निर्वाचित होता है जी? पंच और सरपंच। जनपद में कौन होता है? जनपद सदस्य। जिला में कौन होता है? जिला सदस्य, है ना। अब ये जो उप पंच लोग हैं, अपने में से एक को उप सरपंच चुन लेंगे, सदस्य लोग अपने में से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, जनपद और जिला में। तो इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे प्रशासन को मितव्ययी बनाना है, कैसे प्रशासन को यूजफुल बनाना है, कैसे प्रशासन को सार्वभौमिक बनाना है। इसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप अच्छे से काम करो। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ 2016-17 से। बिल्कुल सही है। ये एक राज्य पोषित योजना है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास, मतलब जो पंचायत पदाधिकारी चुन के गए उनके क्षमताओं को विकास करना, संस्था का निर्माण एवं अनुरक्षण आदि कार्य उद्देश्य शामिल है। उनको पूरा काम समझाने के लिए, कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो भैया ये भी सही है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास हेतु योजना 16-17 चलाई जा रही है। राज्य की वित्त पोषित योजना है, इसमें क्षमताओं का विकास करना है, ऑप्शन डी। चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन की चुनाव कीजिए। असत्य कथन बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? असत्य कथन। ये सब बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है ना। 1 अप्रैल 2011 से बीपीएल परिवार के 70 से अधिक आयु वर्ग के सभी वृद्ध पात्र होंगे। वृद्धावस्था बोल दिया, इसी का नाम हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 2011 से बीपीएल परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध पात्र होंगे। 70 नहीं भैया, 60 वर्ष के आयु के सभी वृद्ध पात्र होंगे। 60 से 79 लाभार्थियों को 500 दिया जाएगा। हाँ, दिया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य का अंश होता है। केंद्र सरकार 200 देगी, राज्य सरकार 300। ये सही है। ठीक है, 80 वर्षीय या अधिक आयु के लाभार्थियों को 650 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, जिसमें 500 रुपए केंद्र सरकार देती है और 150 राज्य सरकार। ये भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार, है ना, 22-23 में, ठीक है, कितने इतने हितग्राहियों को 6,60,966 हितग्राही क्या हुए हैं? लाभान्वित हुए हैं। तो ये भी सही है। गलत क्या है? गलत है ऑप्शन ए भैया। इसमें वृद्धावस्था, वृद्ध कितने साल से मानते हैं जी? सीनियर सिटीजन 60 साल से। 60 साल से अधिक के बीपीएल आयु के, है ना, 60 साल से अधिक आयु के बीपीएल वर्ग के लोग पात्र होंगे, जिसमें 60 से 79 वालों को मिलेगा 500 रुपए। उस 500 में 200 केंद्र सरकार, 300 राज्य सरकार देगी। 80 वर्ष वाले को मिलेगा 650 रुपए, और उसमें 500 केंद्र सरकार देगी और 150 राज्य सरकार देगी। इतने लोग को 22-23 में मिला है लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। डेटा भी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना में प्रति माह कितना रुपए मिलता है? निःशक्त जन पेंशन योजना में, निःशक्त मतलब दिव्यांग लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे, 500 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 500 रुपए। ये योजना कब चालू हुई है? फरवरी 2009 में चालू हुई है ये योजना। ठीक है, इसमें कौन पात्र होंगे? बीपीएल परिवार के 18 से अधिक आयु वर्ग के निःशक्त लोग, 18 से अधिक निःशक्त लोग पात्र होंगे। ठीक है, निःशक्त लोग पात्र हो गए। ठीक, उसके बाद इनको 18 से 79 साल तक कितना रुपए मिलेगा? 500 रुपए मिलेगा, जिसमें केंद्र कितना देगा? केंद्र देगा 300 और राज्य देगा 200 रुपए। ठीक है, और जैसे ही इन लोग निःशक्त 80 साल के हो जाएंगे तो इनको पूरा 500 रुपए केंद्र सरकार देगा।
ये इसका पूरा योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना है ना, राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के हिस्से की योजना है। 5 योजना चालू हुई थी, उसमें से ये एक योजना है। ठीक है, 2009 से फरवरी से चालू है। बीपीएल परिवार के 18 से अधिक वर्ष के निःशक्त पात्र होंगे। 18 से 79 वालों को 500 मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार 300 देगा, राज्य 200 देगा। 80 साल वाले को 500 मिलेगा, जो पूरा केंद्र सरकार देगा। ये 500 रुपए हो गया हिसाब। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन, असत्य को पुराना प्रश्न से ही संबंधित है। देखो, असत्य कथन की पहचान करिए। बीपीएल परिवार के 18 या अधिक आयु के लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपए केंद्र देगा। हाँ, अभी पढ़े हैं, अगर आपकी उम्र 80 साल है और आप बीपीएल परिवार से निःशक्त है तो पूरा केंद्र सरकार देगा। 18 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को 500 रुपए प्रतिमाह सहायता मिलती। हाँ भाई, मिलती है। इसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? केंद्र का 200, राज्य का 300। गलत हो गया। अभी मैं आपको पढ़ाया, अगर 18 से 79 रहेगा 500 ही मिलेगा। केंद्र कितना देगा? 300। राज्य कितना देगा? 200 देगा। ठीक है, यहां उल्टा लिखा है, तो ऑप्शन बी गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 22-23 में 33,750 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। हाँ भाई, हुए हैं। बीपीएल परिवार के 18 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को 500 रुपए प्रति माह मिलता है। हाँ, इनको भी 500 रुपए मिलता है। अपन पूरा पढ़ लिए, तो इसमें ये यहां पे गणित कर दिया था, केंद्र और राज्य का पलटी कर दिया था, तो केंद्र देगा 300, राज्य देगा 200। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है। और पूछा भी क्या है कि क्या गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। योजना को पढ़ना तो पड़ेगा भैया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? अब आपको बताओ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसका नाम अभी हो गया है क्या? इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी को हटा दिए है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन हो गया है। और इसका नाम कब बदला गया है? इसका नाम बदला गया है 2000 नहीं, हाँ, 19 नवंबर 2007 से नाम बदला गया, इसी का नाम बदला गया है शायद। ठीक है, क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वृद्धावस्था की विधवा पेंशन योजना, किसी एक का नाम बदला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, मेरे ख्याल से विधवा वाला ही बदला है, विधवा पेंशन योजना का। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। 19 नवंबर 2007 से या तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का नाम बदला है, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदला है। मेरे को लगता है विधवा पेंशन योजना का नाम बदला है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। ठीक, चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? आपको पता है, आर्थिक सहायता दी जाती है 500 रुपए, है ना? आर्थिक सहायता दी जाती है 500 रुपए। 500 रुपए प्रति माह, जिसमें केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? 200 और 300। गलत। ठीक है, 500 रुपए प्रति माह, जिसमें केंद्र और राज्य का अंशदान 600, 400, 100। गलत। 500 रुपए प्रति माह, जिसमें केंद्र और राज्य का अंशदान 300 और 200 है। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन योजना में आपको 500 रुपए मिलेगा, जिसमें केंद्र देगी 300 रुपए, राज्य देगी 300 रुपए। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 2009 में। अप्रैल 2009 में प्रारंभ हुआ। मिलता कितना है? 500। 500 में 300 केंद्र देगा, 200 राज्य सरकार देगा, यहां तक। उसके बाद आयु वर्ग कितने हैं? आयु वर्ग हैं 40 से कितने? 79 वर्ग, 9 वर्ष की, है ना? कौन? विधवा महिलाएं। ठीक है, कितना? 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, जो कौन सी श्रेणी से हो? बीपीएल परिवार से हो। यहां तक भी हो गया। पर भैया ये हो गया, अब 40 के पहले वाले को कौन देगा? 40 के पहले वाले को राज्य सरकार देगी। कौन सी योजना? कौन सी योजना के तहत? सुखद सहारा योजना के तहत। सुखद सहारा योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये भी विधवा पेंशन योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार चलाती है। सुखद सहारा योजना, ये भी विधवा पेंशन योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि 40 साल के पहले भी तो उनको पैसे की जरूरत है, कौन देगा? तो छत्तीसगढ़ सरकार बोलती हम देंगे। 18 से 39 वर्ष की विधवा और परित्यक्ता महिला, कौन?
परित्यक्ता महिला जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है, उसको हम लोग कितना देंगे? 500 रुपए देंगे, और ये पैसा पूरा राज्य सरकार देगी। ये योजना चल रही है सुखद सहारा 1 अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो आप लोग नोट करते जाइए, ठीक। उसके बाद इसमें विधवा को भी मिलेगा और परित्यक्ता को भी मिलेगा, ठीक है। परित्यक्ता को कितना मिलेगा? 500 रुपए ही मिलेगा, 18 वर्ष से अधिक जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, और उनको मृत्यु पर्यंत मिलेगा। लेकिन विधवा लोग को 18 से 39 तक मिलेगा, 39 के बाद 40 में कहां चल जाएंगे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में चल जाएंगे, वहां भी 500 रुपए मिलेगा, ठीक है। योजना स्विच हो जाएगी। तो सुखद सहारा और विधवा पेंशन योजना दोनों एक है, एक 40 साल से चालू होती है, एक 18 साल से। 18 साल वाली छत्तीसगढ़ सरकार की है, 40 साल वाली केंद्र सरकार की है, ठीक है। केंद्र सरकार में अंश 300 और 200 है, ठीक है। यहां पे परित्यक्ता को नहीं देंगे केंद्र सरकार वाले, केंद्र सरकार वाले विधवा को ही देंगे, हम लोग परित्यक्ता को भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी क्या है इसका? सही है। देखो दोस्तों, पूरा अपन जबरदस्त टाइप से क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए पात्रता निर्धारित किया गया है। कौन आदमी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए पात्र होगा? तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। हाँ भाई, 60 वर्ष या अधिक आयु का वृद्ध व्यक्ति और 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्ता महिला, ठीक है, को मिलेगा, है ना। ये भी सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के वंचन सूचकांक में कम से कम एक वंचन सूचकांक में परिवार का नाम हो, यह भी सही है। तो इसमें सभी सही होंगे। देखो, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के संबंध में आपको मैं बता देता हूं, इसमें मिलता है 500 रुपए प्रति माह, ठीक है। कब से चालू हुआ है? 2018 से चालू हुआ है। पेंशन की बात कर रहा है तो 60 साल से अधिक के देगा। मुख्यमंत्री बोल रहा है तो राज्य शासन द्वारा पोषित योजना है। पूरा पैसा कौन देगा? राज्य शासन देगा। देखिए, जहां अधिकांश मुख्यमंत्री है, पूरा पैसा कौन देगा? राज्य शासन देगा। अगर केंद्र देता तो प्रधानमंत्री नाम रहता, तो पूरा पैसा राज्य शासन देगा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को देगा। उनको जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको मिलेगा, और दूसरा ऐसे लोगों को मिलेगा, ऐसी महिला को जो 18 वर्ष से अधिक है, विधवा है या परित्यक्ता है, ठीक है। इनको कब मिलेगा? जब इनका नाम आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 की कोई भी एक वंचन सूची जिसमें वंचित लोगों का नाम है, कोई भी एक वंचित सूची में नाम रहेगा तब। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कब प्रारंभ किया गया? बताइए, कब प्रारंभ किया गया? श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, ठीक, यह प्रारंभ किया गया है 29 फरवरी 2024 को। 29 फरवरी 2024 को 29 फरवरी 2024 को एक और योजना प्रारंभ की गई, उसका नाम कमेंट करके बताइए। 29 फरवरी 2024 को एक और योजना प्रारंभ की गई, उसका नाम कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए, तो श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना पेंशन योजना, इसके तहत प्रति माह 1500 रुपए मिलेगा। प्रति माह कितना मिलेगा? 1500 रुपए, ठीक है। पात्रता क्या है? आयु कितनी? 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हितग्राही का कितना? 10 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए। पंजीयन 10 साल पुराना पंजीयन किसमें? निर्माण श्रमिक के रूप में। किसमें? निर्माण श्रमिक के रूप में 10 साल पुराना पंजीयन होना चाहिए, ठीक है, निर्माण श्रमिक के रूप में, ठीक। उसके बाद अगर आदमी 60 साल का है और इस पेंशन के लिए फॉर्म भर रहा है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, इसका फॉर्म भर रहा है 1500 रुपए लेने के लिए, तो उसका आयु तो 60 साल का होगा तभी पेंशन मिलेगा, 60 साल के ऊपर ही पेंशन मिलता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 60 साल की उम्र आज उसकी है तो उसका जो पंजीकरण है
उसका जो श्रम विभाग में पंजीकरण है, निर्माण श्रमिक के रूप में श्रम विभाग में जो पंजीकरण है वो 10 साल पुराना होना चाहिए। 10 साल से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, 10 साल पुराना, तभी मिलेगा। ठीक है, 1500 रुपए, है ना। ये मुख्यमंत्री बोल दिया तो मुख्यमंत्री बोल दिया तो पूर्णतः राज्य शासन की योजना है, पूरा पैसा कौन देगा? राज्य शासन देगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक भी हो गया, पूरा पैसा राज्य शासन देगा। अब इस योजना को चलाता कौन है? छत्तीसगढ़ श्रम विभाग। कौन चलाता है? छत्तीसगढ़ श्रम विभाग। ठीक है, क्योंकि यहां क्या लिखा है ना, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, श्रम विभाग चलाएगा। ठीक, अगर मान लो पुरुष है, निर्माण श्रमिक पुरुष है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके आश्रित को, चाहे इसकी बीबी हो या कोई भी हो, इसके आश्रित को कितना मिलेगा? 750 रुपए, मतलब आधा पेंशन मिलेगा। अगर मान लो महिला है, महिला निर्माण श्रमिक है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती तो इसके अंदर जो आश्रित है, चाहे इसके पति हो बच्चे, उसको मिलेगा 750 रुपए। कहानी पूरी समझ में आ गई, है ना। निर्माण श्रमिक 29 फरवरी 2024 को एक और योजना चालू हुई थी, कमेंट करके बताइए। मुख्यमंत्री बोल रहा है तो राज्य शासन चलाएगा, पैसा देगा 1500 रुपए, चलाता है छत्तीसगढ़ श्रम विभाग, पात्रता आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इसका निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण 10 साल पुराना होना चाहिए, तब मिलेगा। अगर जिसको मिल रहा है हितग्राही वो मर जाएगा तो आधा पेंशन उसके आश्रित को मिलेगा। ठीक है, चलिए 15 का बी, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध में सफेद रंग का कारण क्या है? दूध का सफेद रंग किस कारण से होता है? आपको पता है दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन कैसे बनता है? कैसीन प्रोटीन कैल्शियम और फास्फेट के मिलने से मिश्रण है, ये कैसीन प्रोटीन बनेगा। कैसीन प्रोटीन क्या है? इसके कारण दूध सफेद दिखता है ना। ये भैंस के दूध में ज्यादा होगा तो भैंस का दूध सफेद दिखता है। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध का पीएच मान क्या है? दूध का पीएच मान क्या है? दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, मतलब थोड़ा सा ये अम्लीय होगा, तो दूध का पीएच मान है 6.4 से 6.7। दूध का पीएच मान है 6.4 से 6.7। ठीक है, ये हो गया। दूध की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, दूध अगर फट जाएगा तो उसका पीएच मान कम हो जाएगा, मतलब वो और अम्लीय हो जाएगा। और दही का पीएच मान कितना होता है? दूध फटने के बाद दही बनता है, दही का पीएच मान होता है 4 से 4.5। ठीक है, ये हो गया। तो दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 होगा। दही का पीएच मान 4 से 4.5 होगा, क्योंकि दही फटने के बाद और खट्टा हो जाता है, अम्ल खट्टा होता है, आपको पता है। दूध की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, ये भी पता है। अब रक्त का भी पूछ देता है कई बार, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 तक। तो रक्त अम्लीय नहीं होता, रक्त होता है क्षारीय। रक्त क्या होता है? क्षारीय। 7 से इस पार क्षारीय, 7 के उस पार अम्लीय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाय के दूध के पीलेपन का क्या कारण है? सफेद का तो कैसीन प्रोटीन है, पीलेपन का क्या कारण है? पीलेपन का कारण है कैरोटीन प्रोटीन। क्या? कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, यह अधिकतर मिलता है गाय के दूध में, अधिकांशतः गाय के दूध में, इसीलिए गाय का दूध क्या दिखता है? हल्का पीला दिखता है। भैंस का दूध सफेद दिखेगा, गाय का हल्का पीला दिखेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, अच्छा, देसी घी में सुगंध किस कारण आता है? ये बताइए, देसी घी में सुगंध किस कारण आता है? ये भी पूछता है। ऑप्शन होगा ए, कैरोटीन। दूध में वसा उपस्थित होती है, बताइए दूध में जो फैट होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है? पायस के रूप में, निलंबन के रूप में, घोल के रूप में? यहां जो सर्वमान्य ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अब दूध में वसा सभी रूप में होती, पर अधिकांशतः पायस के गोल गोल अणु के रूप में होती है। अधिकांशतः किस में होती है? पायस के रूप में।
इसीलिए दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है, बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, तो दूध पायस का उदाहरण है, और दूध में वसा पायस के रूप में भी होती है, निलंबन के और घोल के रूप में भी, पर प्रमुख रूप से पायस के रूप में होती है। ऑप्शन डी। ठीक है, दूध में कैल्शियम की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो दूध में कैल्शियम की लगभग 0.17% मात्रा होती है कैल्शियम की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सींगों द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कल मैं आपको पढ़ाया था कि किसी पशु के सींग में अगर तीन छल्ले हैं, है ना, किसी पशु के सींग में 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या है? तो आपको पता है 2 प्लस क्या? छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या। तो भैया अगर 3 छल्ले हैं, 3 में 2 जोड़ोगे तो पशु की उम्र कितनी हो जाएगी? 5। क्या है पशु की उम्र वर्षों में? 2 प्लस उस पशु के सींग पर छल्लों की संख्या। कभी छू के देखना, पता चलता है गोल गोल। ठीक है, अप डाउन, है ना। तो भैया जितना पढ़ ले अधिक उतना अच्छा है, तो ऑप्शन होगा बी। मनरेगा के अंतर्गत पात्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा परिवार को? परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप जिस ग्राम पंचायत में काम मांग रहे हो उस ग्राम पंचायत का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर उस ग्राम पंचायत को छोड़ दोगे ना तो वहां का जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत स्थायी निवासी बिल्कुल सही है। स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को क्या करना पड़ेगा? मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत कराना पड़ेगा। उन लोग आके सर्वे करेंगे, देखेंगे, आपको अपने वयस्क सदस्यों का पूरा विवरण देना पड़ेगा। उन लोग विवरण देंगे, देखेंगे, जाएंगे, रोजगार सहायक आएगा, पूरा चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा? आपको जॉब कार्ड बना के देगा। जॉब कार्ड बनने के बाद जो लोग मनरेगा में काम करने के लिए एलिजिबल है उनके नाम जॉब कार्ड में रहेंगे। उस जॉब कार्ड के आधार पर आपको काम पाने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के 15 दिन के भीतर आपको काम मिलेगा। तो भैया ये है पूरा प्रोसेस। तो आप जिस ग्राम पंचायत में हो वही काम मिलेगा। दूसरे ग्राम पंचायत चले गए तो आपका यहाँ का जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन में परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण होगा, अकुशल श्रमिकों का। ठीक है, ग्राम पंचायत को परिवार का रोजगार, ग्राम पंचायत से परिवार का रोजगार, परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा। हाँ, जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा। ग्राम पंचायत से परिवार का रोजगार, परिवार कार्ड प्राप्त करना होगा। ठीक है, रोजगार परिवार कार्ड के आधार पर आवेदन करना होगा, तब क्या मिलेगा? काम मिलेगा। एक जॉब कार्ड में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। प्रति व्यक्ति 100 नहीं मिलेगा, एक जॉब कार्ड में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर 5 लोग हैं एक जॉब कार्ड में तो इनको बांट के, है ना, रोजगार दिया जाएगा। किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 40 दिन, ऐसे 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सभी सही है, ऑप्शन डी सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का कितना होता है? आपको पता है अगर आप काम के लिए आवेदन किए हो और 15 दिन में आपको काम नहीं मिला तो 15 दिन के बाद प्रथम 30 दिवस के लिए बेरोजगारी भत्ता होता है मूल वेतन का प्रतिदिन 1/4। मूल वेतन का प्रतिदिन 1/4 प्रथम 30 दिवस के लिए। उसके बाद के 30 दिवस के लिए प्रतिदिन के वेतन का 1/2 भाग। तो प्रथम 30 दिवस बोल रहा है तो 1/4, बाद का 30 दिवस बोलता तो 1/2। ठीक है, चलिए राज्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम, बेरोजगारी भत्ता नियम कब बनाया गया? आपको पता है बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? अगर आप काम के लिए आवेदन दिए हो, 15 दिन में आपको काम नहीं दे रहे हैं, काम के लिए आवेदन दिए हो, 15 दिन में आपको काम नहीं दे रहे हैं, तो 16वें दिन से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शुरू के 1 महीने तक मूल वेतन का 1/4 और 1 महीने के बाद बाद का 30 दिन में 1/2। तो ये बेरोजगारी भत्ता अधिनियम कब आया? बेरोजगारी भत्ता अधिनियम आया है 2013 में। कब आया? 2013 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा किस वर्ष से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस को बढ़ाकर 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है? आपको पता है केंद्र सरकार, फिर से बता देता हूं भैया,
केंद्र सरकार सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देती है एक जॉब कार्ड में। वन अधिकार पत्र धारक को 150 दिन का रोजगार देती है एक जॉब कार्ड में, है ना। सूखा और आपदाग्रस्त क्षेत्र, सूखा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों को भी कौन, केंद्र सरकार 150 दिन का रोजगार देती है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, केंद्र सरकार दे रही है। अब इनको सबको 50-50 दिन अलग से कौन देगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो इसको मिल गया 150 दिन, इसको मिल गया 200 दिन, इसको भी मिल गया 200 दिन, जिसमें से 100 दिन का, ये 150 दिन का, ये 150 दिन का पैसा केंद्र सरकार देगी, बाकी 50 दिन का पैसा राज्य सरकार देगी। तो ये 50 दिन एक्स्ट्रा वाला नियम कब चालू हुआ, जब बेरोजगारी भत्ता चालू हुआ 2013-14 से। कब से, 2013-14 से। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार केवल 100 दिन का, भैया वन अधिकार पत्र धारक जिसके पास वही वन अधिकार भूमि है उसको 150 मिलेगा। कोई तहसील क्षेत्र सूखा घोषित है या आपदाग्रस्त घोषित है उसको भी 150 मिलेगा। दोस्तों हमारी क्लास में एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा सबके क्लास उपलब्ध है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। मनरेगा 2005 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। तो भैया 100 दिन का रोजगार किसको मिलता है, प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, प्रत्येक गांव, कोई नहीं। आपको पता है जॉब कार्ड बनता है प्रति परिवार का, जॉब कार्ड बनता है प्रति परिवार का। परिवार में जितने लोग पंजीकृत है वो सबको मिलाकर टोटल 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो क्या मिलेगा, प्रति परिवार, प्रति परिवार। और जॉब कार्ड परिवार के पास होना चाहिए। जॉब कार्ड अगर पंचायत में है, रोजगार सहायक के पास है या किसी अधिकारी के पास रखा हुआ है तो धारा 25 के तहत उसको दंड मिलेगा। जॉब कार्ड आप नहीं रख सकते, जॉब कार्ड हितग्राही के पास ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु राज्य में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अगर मनरेगा के अंतर्गत आपको शिकायत करना है तो शिकायत कहां करोगे, कौन सी साइट पे करोगे, www.manrega.cg.government.in में करोगे, cg.government.in, है ना, cg.government.in में करोगे। और शिकायत निवारण अधिनियम कब बनाया गया है, 2012 में बनाया गया है, मनरेगा शिकायत निवारण अधिनियम। इसके तहत धारा 27 के तहत क्या, लोकपाल की नियुक्ति, धारा 27 के तहत लोकपाल की नियुक्ति जो शिकायतों का निराकरण करेगा प्रत्येक जिले में। आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, है ना। मनरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम कब बनाया गया है, शिकायत निवारण अधिनियम बनाया गया 2012 में, बेरोजगारी भत्ता 2013 में, और काम कब से मिल रहा है, 150 दिन, 2013-14 से। अगला क्वेश्चन, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस कर दिया गया। अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार का वेतन कौन देगा, तो मैं बता दूं, अतिरिक्त 50 दिवस का राज्य सरकार देगा, बाकी केंद्र सरकार जितना बोलेगी उतने का देगी। तो मैं बता दूं, मातृत्व भत्ता, मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, मातृत्व भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दोनों कौन देता है, राज्य सरकार देता है, केंद्र सरकार नहीं देता, राज्य सरकार देगा इस चीज का पैसा, ठीक है। और अतिरिक्त 50 दिन के रोजगार का भी पैसा राज्य सरकार देगा। ऑप्शन क्या, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेयरफुट तकनीशियन, है ना। मनरेगा के तहत निर्माण कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियनों को खालिस्तान दिवस का प्रशिक्षण प्रदान कर पंचायतों में कार्य दिलाया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोले थे मनरेगा में ना मशीन नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन कई कार्यों में जहां मशीन जरूरी है वहां मशीन चलेगा। भवन बना रहे हो तो मिक्सर मशीन चलेगा, तालाब खुदा रहे हो तो जेसीबी, जहां जरूरी है वहां जेसीबी चलेगा। पर जेसीबी तो बड़ी मशीन हो जाती है, छोटी मोटी जो मशीनें यूज हो रही है ना, तो उसको ठीक करने के लिए तो वहां ऑलरेडी तकनीशियन है। उन तकनीशियनों के सहयोग करने के लिए जो मनरेगा में काम कर रहे हैं 10वीं पास लोग, उनको
टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको बोलते हैं बेयर फुट टेक्नीशियन। ये क्या करेंगे, मेन तकनीशियन है ना, उनको सहयोग करेंगे क्या करने में, मशीनों को बनाने में, सुधारने में, नापने में, है ना। जैसे कहीं नपाई जुपाई चल रही है तो वो तकनीशियन जो है उसके साथ नाप जोक करेंगे। तो ये जो तकनीशियन है उनके सहयोग के लिए बेयर फुट तकनीशियन का ट्रेनिंग किया जाता है। तो ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, ये ट्रेनिंग होता है 90 दिन का। कितने दिन का होता है, 90 दिन का ट्रेनिंग होता है। कौन, 10वीं पास लोगों को देना है ये ट्रेनिंग बेयर फुट तकनीशियन का, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज। कैसे लगे ये एमसीक्यूज आप जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन लगता सरल है लेकिन कहां से घूम के वो गलत हो जाता है ना, समझ नहीं आता। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।